हेलो एवरीवन, हम आज आपको सॉल्व कराएंगे 2017 यूपी टेट का क्वेश्चन। जो कि इस क्वेश्चन पेपर की खास बात यह है कि जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन पेपर 2022 में रिपीट किया गया है। तो हमने आपको 2022 में भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। बस 2 ही 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2017 में अलग से ऐड हुए हैं, 2022 में अलग से ऐड हुए हैं। तो हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है? उच्चारण स्थान। तो कौन सा होता है? हमने आपको 2022 के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया था। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के। बाकी मूर्धन्य का कौन कौन सा होता है? खटकोर वाला स। ये तो एकदम पहले याद रखिए आप, खटकोर वाला स, फिर र, ट, ठ, ये सब क्या होते हैं? मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। फिर आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब ऐसा वर्ड जो हम कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलते हैं। कंठोष्ठ का मतलब ऐसा वर्ड जिसको हम कंठ और ओष्ठ, जिसको हम कंठ प्लस ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलते हैं। तो ये कौन सा वर्ड होता है ऐसा? ओ और औ। ओ और औ। ओ और औ जो होता है ये कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से बोले जाने वाले है। फिर हमारा आता है नासिक के। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के। और अंगा नासिक से क्या क्या बोला जाता है? अंगा, इया, न, ये सब किससे बोले जाने वाले वर्ड है? नासिक से। फिर आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कंठ और तालु, ऐसा वर्ड जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाए तो क्या होता है? कंठ ताल। तो कंठ ताल में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए और ए। ए और किस में आते हैं? कंठ ताल। हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें हमें क्या बताना है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो पहला क्या है? परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक। तो पहला क्या है? परिमाण। परिमाण बोधक। तो 4 गज मलमल, इसका परिमाण बोधक का क्या सीधे मतलब होता है? माप और तौल। माप तौल की, जहां पे ऐसा विशेषण जिसमें माप तौल की बात की जाती हो। तो परिमाण बोधक में इस वाक्य में देखिए आप, 4 गज मलमल, ये जो गज है ये गज कौन सा वर्ड है? माप तौल का वर्ड है। तो गज, अब ऐसे आपको लगता नहीं होगा गज, लेकिन एक वाक्य आप याद करिए, एक वाक्य छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक को पता होगा, 2 गज दूरी। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। इस वाक्य में भी कौन सा विशेषण होगा? इस वाक्य में भी कौन सा विशेषण होगा? परिमाण बोधक, क्योंकि यहाँ पे गज दूरी। तो इससे आप समझ जाएंगे कि 4 गज मलमल। ये क्वेश्चन आप रख लीजिए, ये क्वेश्चन 2020, 2022 और 2017 तीनों में पूछा गया है। तो 4 गज मलमल में कौन सा है विशेषण? परिमाण बोधक। बाकी आपको पता है गुणवाचक, गुणवाचक में जिसमें गुण और दोष की बात की जाए, संख्यावाचक में जिसमें संख्या की, और उस संख्या में 2 निश्चित और अनिश्चित। बाकी सार्वनामिक में जो संज्ञा के पहले प्रयोग हो। अगला क्वेश्चन हमारा, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है? आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। तो क्या है? कष्टदायक होना। कष्टदायक होना, आंख की किरकिरी होना नहीं होता। फिर क्या है? धोखा देना। धोखा देने का मुहावरा क्या होता है? सीधे आंख में धूल झोंकना। धोखा देने का मुहावरा सीधे आंख में धूल झोंकना। धूल झोंकना, सीधे आंख में धूल झोंकना किसका होता है? धोखा देने का। बहुत प्रिय होना, आंख का तारा होना। बहुत प्रिय होने का मतलब मुहावरा आंख का तारा होना। आंख का तारा होना। लेकिन हमारा क्या है? फिर क्या है कि आंख की किरकिरी होना। तो आंख की किरकिरी होने का सही क्या होगा? अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न 6 से 10 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प छाटिए। इसमें आपको ये गद्यांश पढ़ के इसके प्रश्न
प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसके पहले भी इस टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पहले हम क्या पढ़ लेंगे, इसका क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, तभी हमको याद रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और इससे रिलेटेड गद्य में क्या आंसर है इसका। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चौथा क्वेश्चन क्या है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये तो आपका ग्रामर से है, व्याकरण से है। तब इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए गद्य से रिलेटेड, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद रखिए, क्या पूछ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, व्याकरण से है। फिर आता है सातवां, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। फिर श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। अब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब हम अपने क्या देखेंगे, गद्य, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन। अब आप देखिए गद्य पढ़िए आप लोग, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां घूमते ही रहते थे, घूमते के रूप में भटकते ही भारत पहुंचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना होने या धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन क्या था हमारा कि बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो आपको वहां से क्वेश्चन याद रहेगा, तभी आप यहाँ गद्य में जल्दी कर पाएंगे। तो अब आप देखिए किस वर्ष में किया था, 35 वर्ष। तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया आपको। फिर आगे पढ़ेंगे, 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत विख्वे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। तो हमने पहले बताया सिर आंखों पर लेना मतलब किसी की बात को बहुत मानना। फिर और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, स्वच्छंद में कौन सा प्रत्यय है। फिर आगे देखेंगे हम, विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग किया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म। क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे मिल गया कि बुद्ध का महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन हमारा और था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर है वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन वहां पढ़े तो याद रहना चाहिए, तभी आप गद्य में जल्दी कर पाएंगे। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बादिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो एक क्वेश्चन और था कि श्रुति धर्म किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, वैदिक धर्म से। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आप लोग गद्य से रिलेटेड, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। ये ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, गद्य में आप लोगों ने पढ़ा कहाँ हुआ था, वैशाली में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन,
स्वच्छंद में कौन सी संधि है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये दोनों क्वेश्चन ग्रामर से, व्याकरण से रिलेटेड थे, तो इसमें आपको गद्य नहीं, इसको तो आप ऐसे भी कर देंगे अगर आता रहेगा तो। फिर अगला, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो कितनी थी? 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी। 7वां क्वेश्चन हमारा इसी से, गद्य से रिलेटेड है। श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? उसमें भी था श्रुत धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। अब हम पढ़ाएंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। इसमें आप एक शब्द की बात किया गया, जैसे एक वाक्य दिया रहेगा तो उसको एक शब्द में आप क्या बोलेंगे? तो क्या है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो क्या है? पहला, अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब होता है जिसको मापा ना जा सके, मापा ना जा सके। अपरिमेय का मतलब मापा ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। उसके बाद है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और तैयार होता है, देखिए क्या, कि जिसका पूर्व से कोई आशा हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशा, और जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि प्रत्याशा का विलोम शब्द क्या है, तो क्या बताएंगे? अप्रत्याशित। पता लगा अगले ही क्वेश्चन, इसके बाद जो टीट का पेपर उसमें पूछा जाए कि प्रत्याशा का विलोम शब्द क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अप्रत्याशित। फिर हमारा अगला क्या है? अनाहुत। अनाहुत का मतलब होता है जो बिना बुलाए आ जाए, जो बिना बुलाए आए, उसे क्या कहते हैं? अनाहुत, बुलाए आए। फिर प्रत्याशा। प्रत्याशा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? प्रत्याशा। जिसकी पूर्व से कोई आशा हो तो क्या होता है? प्रत्याशा। इससे, इसको आप रिलेट कीजिए इलेक्शन से। उम्मीदवार प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार प्रत्याशी, उसको आशा है, तो वही से आप इसको रिलेट कीजिए, आप समझ जाएंगे। प्रत्याशा, उम्मीदवार प्रत्याशी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, वाक्य में भाववाच्य, कृतवाच्य। यहाँ पे वो क्या होगा? कृतवाच्य। कृतवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इसमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया, इससे मतलब वो अपनी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, मैं उठ नहीं पाया। तो इसमें आपको भाव नजर आ रही है कि नहीं? असमर्थता की। तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य, इसका सही ऑप्शन। अब हम हिंदी के क्वेश्चन में आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें हमको करना क्या है। मतलब वाच्य बताना है तो आप इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपको इसमें भाव समझ में आएगा कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, कि भाव की बात की जा रही। तो इसको आप पढ़ेंगे, मुझसे उठा नहीं गया, तो आप इसमें आपको लग रहा है कि यह अपनी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है कि मैं उठ नहीं पाया, तो इसमें कौन सा होगा? भाववाच्य। हमारा अगला क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें आपसे क्या पूछा गया? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निकपट। क्या है? निकपट। अब आप संधि को डिटेल में जब हम आपको एक वीडियो बनाएंगे तब उसमें बताएंगे कि ये निष्कपट का संधि विच्छेद निकपट कैसे है। अगला क्वेश्चन, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां से है? जीके से रिलेटेड है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? पाकिस्तान में नहीं किया जाता। फिर ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी नहीं। दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं। कौन सा है? मॉरिशस।
तो किसमें किया जाता है? मॉरिशस। इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। शिश का तत्सम रूप क्या है? 13वां क्वेश्चन हमारा है शिश का तत्सम रूप क्या है? तो शिश क्या है? तद्भव रूप है। शिश क्या है? तद्भव है, मतलब गलत है। तो इसका तत्सम मतलब इसका सही रूप क्या है? तो सही रूप क्या है? शीर्ष। बाकी ये शीर्षा, सिरा, शीर्षक इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो शिश का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, मतलब भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म कौन सा इसमें सही है? तो नवनीत कदम्बनी ये नहीं निकला था, फिर कल्पना ज्ञानोदय ये भी नहीं था, सरस्वती माधुरी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब किए थे? 1903 से 1920 तक। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन किए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किस युग की पत्रिका होगी? द्विवेदी युग की। किस युग की पत्रिका होगी? द्विवेदी युग की। और हमसे पूछा क्या गया है? भारतेंदु युग। तो ये चौथा जो ऑप्शन है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये जो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है यही द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की पत्रिका है। और इसके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये दोनों पत्रिकाएं भारतेंदु युग में निकली थी। और जो सरस्वती माधुरी है, सरस्वती पत्रिका है, ये कौन निकाला? इस किसके संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक किए थे? 1903 से 1920। और ये जो हिंदी प्रदीप ये मासिक पत्रिका थी, हिंदी की मासिक पत्रिका थी, मतलब हर महीने ये पत्रिका निकलती थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना लास्ट 15वां आज का। निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? मतलब निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? पहला है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा होती है, लेकिन इसे आम बोलचाल की भाषा में नहीं आते। फिर व्याकरणिक भाषा, तो व्याकरणिक भाषा भी नहीं होता। व्याकरणिक भाषा आप बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। उसके बाद है प्रांजल भाषा, ये भी नहीं। मानक भाषा, यही इसका सही ऑप्शन है। मानक भाषा में क्या है? श्रेष्ठता है, विनम्रता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? मानक भाषा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा 2017 का यूपी टेट का 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगला 50 क्वेश्चन आपको कल सॉल्व कराएंगे।